हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा टेस्ट, पहला टेस्ट मैंने परसों अपलोड किया था और कल मैंने हिंदी के 30 प्रश्नों का पहला टेस्ट अपलोड किया था। तो रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास की, तो ये नई शिक्षक भर्ती जो रीट 2022 है इसके लिए पूर्ण रूप से ये काम आएगी। साथ में सेकंड ग्रेड की भर्ती और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती और एमपी टेट की जो भर्ती है उसके लिए भी बेहद ही ये काम आने वाली टेस्ट सीरीज है साथियों। तो रोज 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड टेस्ट है, अगर इसका पहला टेस्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा और मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम लेवल के अनुसार आपको प्रश्नोत्तरी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके प्रश्न संख्या 1 है। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझ कर, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख के हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण और तादात्म्यकरण। आपके एक टॉपिक आता है एडजस्टमेंट, समायोजन का, जिसमें साथियों अलग अलग समायोजन की जो अप्रत्यक्ष विधियां होती है अलग अलग प्रकार की, इसमें ये 4 प्रकार यहाँ दे रखे हैं: प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण, तादात्म्यकरण। जब व्यक्ति अपना अस्तित्व भुला करके दूसरे व्यक्ति के गुणों अवगुणों का अनुकरण करता है, मतलब दूसरे के जैसे बनने का प्रयास करता है, तो उसको कहा जाता है तादात्म्यकरण। क्या कहा जाता है? तादात्म्यकरण। जबकि दमन की बात करें तो अपने जो इच्छाएं हैं उनको दबाना दमन कहलाता है। और जो प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण में क्या होता है? दूसरों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं साथियों। प्रतिगमन पूर्व की अवस्था में लौटा जाता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग होती है। आपका सही आंसर यहाँ चौथा विकल्प है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। तो दूसरा प्रश्न, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग, ये किसके सोपान है? ब्लूम उपागम के, हर्बर्ट उपागम के, मॉरिसन उपागम के, एनसीईआरटी उपागम के। तो सभी ने नाम सुन ही रखा होगा। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग, ये जो सोपान है ये हर्बर्ट की पंचपदी के हैं। किसके हैं? हर्बर्ट की पंचपदी। हर्बर्ट ने पाठ योजना के निर्माण हेतु एक विधि दी थी जिसको हर्बर्ट की पंचपदी कहते हैं साथियों। 4 सिद्धांत दिए थे पहले तो जेएफ हर्बर्ट ने, फिर उनके शिष्यों के द्वारा इन 4 सिद्धांतों को 5 भागों या 5 पदों में विभाजित किया गया था। उसको ही हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है। तो ये हर्बर्ट उपगम आपका राइट आंसर हो जाता है, दूसरा विकल्प दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा क्वेश्चन है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है। पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशा है, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और जनतंत्री अनुशासन। मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा कब आएगी? पहले आप ये सोचिए, जब कोई परेशानी हो। तो उत्तम दशाओं से परेशानी नहीं होती है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से नहीं होती है, जनतंत्रीय अनुशासन से भी नहीं। लेकिन जो पारिवारिक संघर्ष होगा साथियों, परिवार में जब लड़ाई झगड़े, माता पिता में अनबन वगैरह ये चीजें रहेगी, बालक उस चीज को देखेगा, सुनेगा, तो बिल्कुल किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य उसका कम होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर ये बाधा डालने वाले तत्वों में शामिल हो जाएगा। तो विकल्प 1 आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। देखेंगे चौथा क्वेश्चन, वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष। तो साथियों एक होती है वैचारिक उदय की अवस्था और एक होती है वैचारिक क्रिया की अवस्था। जो 2 से 7 वर्ष है वो वैचारिक उदय की अवस्था कहलाती है और जो 7 से 12 वर्ष है वो वैचारिक क्रिया की अवस्था कहलाती है। अर्थात प्रथम विकल्प जो है ये आपका सही आंसर है। देखो, ये वैचारिक क्रिया की, वैचारिक उदय की, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये चीजें आती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष उपाय कौन सा है? तादात्म्यकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण और निर्णय। तो भाई प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के उपाय होते हैं। प्रत्यक्ष उपाय में प्रत्यक्ष रूप से बाधा को दूर किया जाता है। तो देखो, बाधा का जो निवारण कर लिया जाए तो ये तो प्रत्यक्ष है, निर्णय लेना भी प्रत्यक्ष है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन भी प्रत्यक्ष है। लेकिन तादात्म्यकरण यहाँ पर अप्रत्यक्ष उपाय है साथियों। यहाँ पर प्रथम विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो चलिए छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किकता के नियम पर आधारित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है? इदम, अहम, परम अहम और सभी। तो भाई ये इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, परम अहम, ये चीजें किसके अंतर्गत चलती है? सिगमंड फ्रायड के अंतर्गत। तो जो इदम है साथियों ये पार्श्विक प्रवृत्ति पर है, जो परम अहम है ये दैवीय प्रवृत्ति पर है, और जो तार्किकता आगे पीछे की सोच करके जो काम करे वो होता है हमारा अहम, ईगो। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो सातवां क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? वाचक, राजनीतिक नेता, शल्य चिकित्सक और कवि। तो भाई जो शारीरिक गति बुद्धि रखते हैं वो बच्चे अंतिम रूप में अंतिम अवस्था में शल्य चिकित्सक बनते हैं। थर्ड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। देखो जो कवि है, वाचक है, इनमें साथियों वाचक यहाँ पर अगर संगीतकार है तो संगीतज्ञ भी हो सकती है, कवि वगैरह भाषाई बुद्धि की प्रधानता इनमें होती है, तो यहाँ पर थर्ड विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों जो क्रियात्मक अनुसंधान है शिक्षकों के द्वारा या फिर विद्यालय के जो कर्मचारी उनके द्वारा, देखिए नवीन ज्ञान की खोज के लिए क्रियात्मक अनुसंधान नहीं किया जाता है। अब दूसरा और तीसरा विकल्प है तो जो विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली है इनमें सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 9वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, जन्मजात प्रेरक नहीं है आदत, भूख, प्यास और काम। तो भाई साहब एक होता है जन्मजात प्रेरक और एक होता है अर्जित प्रेरक। कल भी परसों भी मैंने इसके संबंध में क्वेश्चन किया था कि जन्मजात और अर्जित प्रेरक किसने बताए हैं? मैस्लो के द्वारा बताए गए हैं साथियों। ये क्वेश्चन मैंने किया था, 2 प्रेरक जन्मजात और अर्जित। लेकिन अब बात की जाए कि जन्मजात में कौन सा नहीं आएगा, तो भाई जो प्यास है, काम है, भूख है, ये जन्मजात में आ जाते हैं। लेकिन जो आदत है, आदत साथियों जन्मजात नहीं है बल्कि आदत अर्जित प्रेरक है। कैसा है? अर्जित। तो मतलब विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 9 में बिल्कुल सही है। एग्जाम में हम जो गलती करते हैं वो सबसे बड़ी ये होती है कि हम या तो ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं एग्जाम में या फिर ज्यादा दबाव में आ जाते हैं। इसकी वजह से आते हुए क्वेश्चन हमारे 3 4 या 2 5 क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं और वो अपना स्कोर लो कर देते हैं साथियों। तो वो चीज है एग्जाम में हमको मतलब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है कि एग्जाम में हमारे ऊपर प्रेशर नहीं रहे किसी भी चीज का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। तो 10वां क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता की अवधारणा के जनक कौन है? थॉर्नडाइक, टर्मन, फ्रांसिस गाल्टन और वुडवर्थ। तो भाई व्यक्तिक विभिन्नता कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी प्रकार से व्यक्तियों में विभिन्नता जरूर पाई जाती है, चाहे वो शारीरिक विभिन्नता हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, कोई सी भी किसी न किसी रूप में तो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते साथियों, कहीं ना कहीं विभिन्नता जरूर पाई जाएगी। तो ये चीज व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है और इसके जो जनक है वो कहलाते हैं फ्रांसिस गाल्टन। व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना है। अभी तो विशेष वीडियो भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ साइकोलॉजी के, तो बिल्कुल ही स्पेशल वीडियो आपको मिलेंगे साथियों। सेकंड विकल्प 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां क्वेश्चन, मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, क्योंकि शिक्षकों की उपलब्धि का ज्ञान होता है, क्योंकि इसके परिणामों से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? कोई नहीं को तो हम हटा देंगे, पर्यावरण को दूर रखता है ये तो बिल्कुल ही कुछ मतलब नहीं रहा है ऑप्शन का, ऑप्शन ही गलत टाइप है ये। तो ये गलत है, ये गलत है। अब दूसरा या तीसरा, तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा आप जब बच्चों को देखोगे, मूल्यांकन करोगे कि यार ये इस विषय में कमजोर है, ये इस चीज में कमजोर है, तो आगे फिर आप उस चीज में सुधार कर सकते हो और परिणामों से आप शिक्षण को प्रभावी बना सकते हो। थर्ड विकल्प इसलिए सही हो जाता है आपके 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न है, ऐसे 2 संदर्भित मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है?
मेस्लो एवं कार्ल रोजर्स एवं स्किनर, कुले एवं मेस्लो और आलपोर्ट एवं केटल। तो भैया पहली चीज तो है आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर, स्वयं के आधार पर, तो ये की गई है मेस्लो और कार्ल रोजर्स के द्वारा व्यक्तित्व की व्याख्या। ठीक है, जैसे मेस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत सभी ने पढ़ रखा होगा, 5 प्रकार की आवश्यकता बताई है। तो यहाँ प्रथम विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों में सम्मिलित है विद्यालय का वातावरण, कक्षा में छात्रों की संख्या, घर पर माता पिता की अनबन और आयु एवं परिपक्वता। एक बार राइट आंसर बता दीजिए, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम अच्छे से करेंगे मित्रों। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। क्यों? क्योंकि अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक पूछा है। भाई वातावरण बाहरी कारक है, माता पिता की अनबन भी बाहरी कारक है, छात्रों की संख्या भी बाहरी कारक है, लेकिन जो बालक की एज, जो उसकी आयु है, जो मैच्योरिटी, उसकी परिपक्वता है, ये साथियों उसका व्यक्तिगत कारक होता है। इसलिए चौथा विकल्प आपके बिल्कुल इसका सही आंसर है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। तो भैया प्रश्न को देखिएगा, अधिगम अनुभव प्रदान आपने कर दिया, ठीक है, बच्चों को मतलब कुछ पढ़ा दिया है। इसके बाद में आप ये देखोगे कि बालक कहाँ तक सीखा है, अधिगम किस स्तर तक हुआ है, तो हम उसको उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक और निर्देशन। तो भाई अधिगम इनमें से किसके बिना संभव नहीं है, आपको सही आंसर इसका देना है साथियों। देखें, अगर हम देखें तो निर्देशन, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक, प्रेरणा सबसे बेस्ट विकल्प। भाई सारी चीजें यहाँ पर अधिगम में सहायक होती है, लेकिन जिसके बिना वो अधिगम संभव ही नहीं है तो उसको हम कहते हैं साथियों प्रेरणा। क्योंकि व्यक्ति यदि आंतरिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसको आप नहीं सिखा सकते। थार्नडाइक का नियम पढ़ रखा है ना, आपने पढ़ रखा होगा उस नियम को, तो साथियों वो है प्रेरणा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, मतलब खुद ही अभिप्रेरित होना आंतरिक रूप से, वही प्रेरणा कहलाती है। तो विकल्प 1 बिल्कुल 15वें क्वेश्चन में आपके सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16वां क्वेश्चन देखिएगा, एक छात्र अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल और संज्ञानात्मक क्षेत्र। पहली चीज तो टेस्ट की ये बात है कि 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में बिल्कुल प्रश्न टू प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न टू प्रश्न बिल्कुल हम यूँ कह सकते हैं ना कि जो एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा साथियों। तो 10 मिनट आप 2 गुना स्पीड करके देखो तो इस वीडियो को 10 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कर सकते हो, और वो भी समझते हुए कि क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा भावात्मक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है समूह के प्रति। आक्रामक व्यवहार, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से कोई ना कोई उसके प्रॉब्लम चल रही है भावात्मक क्षेत्र में। इसलिए दूसरा विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है साथियों। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो चलिए देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। ये देखिएगा, निम्न में से बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने, बिने ने, विलियम स्टर्न ने और थर्नडाइक ने। तो भाई बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय यहाँ पर आपसे पूछा है किसके द्वारा दिया गया है साथियों। तो साथियों 17वें प्रश्न में बात करें हम, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय की बात की जा रही है साथियों। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में दिया गया था। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जबको इसको विकसित करने का कार्य टर्मन ने किया था 1916 में। जबकि अगर हम बात करें कि बुद्धि के बारे में सबसे पहले सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो फिर वहां पर अल्फ्रेड बिने आता। मानसिक आयु की पूछता तो भी अल्फ्रेड बिने आता, लेकिन यह विलियम स्टर्न सही रहेगा 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी सृजनात्मक चिंतन की विशेषता नहीं है? लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण और व्यक्तीकरण। तो भाई सृजनात्मक चिंतन का मतलब होता है कुछ अलग हटकर करना, कुछ अलग हटकर के सोचना, अलग अलग दिशाओं में समस्या का समाधान करना। तो इसमें सृजनात्मकता में मौलिकता पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है,
विस्तारण भी पाया जाता है साथियों। मौलिकता का मतलब होता है बिल्कुल नयापन। लचीलापन मतलब जिसमें कभी भी आप बदलाव कर सको। विस्तारण मतलब अलग अलग दिशाओं में, जबकि व्यतिकरण इसका आंसर रहेगा क्योंकि ये संज्ञानात्मक चिंतन की विशेषता नहीं है। तो फिर आपके 18वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब 19वें क्वेश्चन को। आपके 19वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैविक अभिप्रेरक नहीं है? भूख, आत्मसिद्धि, प्यास और काम सिद्धि। तो भैया ऐसी है कि जैविक अभिप्रेरक के बारे में बात की जा रही है। तो एक प्रश्न पहले भी आया था, वहां पर मैंने काम को जैविक अभिप्रेरक में बताया था, लेकिन वहां पर एक विकल्प था आदत। आदत वहां पर जैविक नहीं है, अर्जित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ तो भूख प्यास तो जैविक है। अब आत्मसिद्धि काम सिद्धि, तो भैया फिर हम यहाँ काम सिद्धि नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे आत्मसिद्धि, क्योंकि आत्मसिद्धि अर्जित होती है पूर्ण रूप से। काम सिद्धि या काम वासना जो है ये सामाजिक अभिप्रेरक भी माना जाता है साथियों, ये जैविक भी माना जाता है। इसलिए यहाँ पर फिर हम विकल्पों को देखते हुए चौथा विकल्प सही करेंगे। 19वें में चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? घन का निर्माण करना, ब्लॉक का छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना और सरल गणित समस्याएं हल करना। तो वह निष्पादन प्रकार क्या होता है? जिसमें बालक कोई क्रिया करता है, उसका जो परफॉर्मेंस देता है, कोई परिणाम देता है, वो होता है, मतलब बालक ने कोई क्रिया की है। तो यहाँ पर घन का निर्माण करना भी परफॉर्मेंस है उसका, ब्लॉक का छेद में फिट करना भी परफॉर्मेंस है, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना भी उसका परफॉर्मेंस है, लेकिन सरल गणितीय समस्या हल करना उसका परफॉर्मेंस नहीं है साथियों। देखो, ये अधिगम हो सकता है, लेकिन अधिगम में हर बार निष्पादन हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। ये चीज आप सबको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। चौथा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित, मध्यस्थ, स्वतंत्र और सभी। तो भाई बात करें हम पाठ्यक्रम की, पाठ्यक्रम यहाँ पर मध्यस्थ चर होता है। परसों भी मैंने क्वेश्चन दिया था कि शिक्षण के कितने चर होते हैं, तो 3 होते हैं, बता दिए थे, लेकिन आप वापस देख लीजिए। पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है, आश्रित चर होता है छात्र। क्या होता है? आश्रित चर छात्र होता है। जबकि स्वतंत्र जो चर है वो होता है साथियों अध्यापक। ठीक है, ये 3 चर है। ये चर की बात की जाए तभी आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। यहाँ सेकंड विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। तो 22वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है सामाजिक बुराइयां, नगर गांव की गंदगी, छात्रों में धूम्रपान की लत और इनमें से सभी। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान समाज में नहीं किया जाता है, फिर वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है, इसलिए ये गलत है। ये नगर गांव की गंदगी भी बाहरी हो गई, इसलिए ये भी गलत है। छात्रों में धूम्रपान की लत को आप क्रियात्मक अनुसंधान से हल कर सकते हो। कौन सा विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर? आपका तीसरा विकल्प 22वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। तो 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? केटल, गिलफोर्ड, थ्रस्टन और स्पीयरमैन। तो भाई तरल मोजेक मॉडल यहाँ पर आपसे पूछा गया है साथियों। स्पीयरमैन ने द्वितत्व त्रितत्व दिए हैं, गिलफोर्ड ने संक्रिया उत्पाद का दिया है, थ्रस्टन ने थ्रस्टन ने शायद थोड़ा दिमाग से उतर गया है, लेकिन जो तरल मोजेक मॉडल है ये केटल के द्वारा दिया गया है। विकल्प 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 24वां क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार, अधिगम के दार्शनिक आधार। तो भैया अधिगम, प्रभावी अधिगम बालक का हो, इसके लिए अभिप्रेरणा और बुद्धि तो होनी ही चाहिए। अब दार्शनिक या शारीरिक, तो सबसे कम महत्व जो रखेगा इन दोनों में से वो रहेगा दार्शनिक। अगर यहाँ पर दार्शनिक की जगह कोई इंपोर्टेंट जैसे मानसिक वगैरह ऐसा कुछ रहता तो फिर हम शारीरिक कर देते इसको, लेकिन यहाँ चौथा विकल्प सही आंसर रहेगा 24 में। मतलब विकल्पों को देखना पड़ता है कि भाई कौन सा विकल्प हम सही करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां प्रश्न है, विकास के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है,
अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि गुणात्मक होती है। तो भाई अभिवृद्धि की बात की जा रही है यहाँ पर, शारीरिक होती है, बिल्कुल सही बात है। मात्रात्मक भी होती है, मात्रा इसकी आप माप सकते हो, कितना वजन है, कितने इंच लंबाई है। मापनीय माप सकते हो, लेकिन गुणात्मक होती है, ये गलत है, क्योंकि अभिवृद्धि गुणात्मक नहीं होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। इसको गुणात्मक तो जो है वो विकास होता है साथियों। तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन में ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए और सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो भाई जो पावलोव का प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था, इसमें क्या होता था, पहले तो घंटी बजाई जाती थी साथियों, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, पहले घंटी बजाई फिर उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से ही तो अनुबंधन होता है। तो दूसरा विकल्प 26 में आपके सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 35, 50। तो भाई इस क्वेश्चन, ये पिछली अभी जो रीट हुई थी सितंबर में, 26 सितंबर को, वहां यहाँ पर 200 से अधिक संख्या नहीं पूछी गई थी, तो वहां पर 30:1 बिल्कुल सही था। लेकिन अगर 200 दे रखे तो फिर यहाँ पर 40:1 सही रहेगा। 200 क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, तो 200 से अधिक छात्र संख्या हो जाए तो फिर यहाँ पर 40:1 रहेगा, वो भी प्राथमिक स्तर पर साथियों। लेकिन अगर 200 नहीं दे रखा हो तो 30:1 रहेगा। मैंने वहां पर जब आंसर की बनाई थी पेपर के दिन, तो भी इस चीज को बता दिया, तो 30:1 ही यहाँ पर माना गया है। तो विकल्प 1 आपका 27 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये देखिएगा। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया। इस घटना को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? क्षेत्रीय सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, मेस्लो का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। भोजन प्राप्त करने के लिए मतलब वो बहुत ज्यादा भूखी थी, इसलिए तो अपने बच्चे को बेचा होगा। तो मतलब भूख के लिए, भूख इतनी ज्यादा हो गई थी कि भोजन के लिए बच्चे को बेच दिया। तो ये फिर शारीरिक आवश्यकता रखती है, और शारीरिक आवश्यकता की बात किसमें की जा रही है? मेस्लो के सिद्धांत आवश्यकता अनुक्रम में की जाती है साथियों, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण और पहली आवश्यकता मानी जाती है। तो थर्ड विकल्प 28 में सही है। नेक्स्ट 29 मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा संवेग और मूल प्रवृत्ति से सही सुमेलित नहीं है? भय का पलायन, क्रोध का युयुत्सा, आमोद का हास, एकांकीपन का आत्मगौरव। तो भाई जब व्यक्ति के अंदर भय नामक संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्ति उस स्थान से पलायन करना चाहता है, मतलब वहां से दूर भागना चाहता है, ये सही है। व्यक्ति के अंदर क्रोध नामक संवेग उत्पन्न होता है तो उसके लड़ने की इच्छा होती है, ये भी सही है। व्यक्ति के अंदर आमोद नामक संवेग उत्पन्न होता है तो हास्य मतलब वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और जब एकांकीपन व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है तो वो सामूहिकता में जाना, मतलब समूह में जाना पसंद करता है साथियों। तो मतलब यहाँ पर यह आत्मगौरव गलत है। विकल्प नंबर आपका 29 में सही है। अंतिम और 30वां क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, वीडियो जैसा लगा कमेंट करें, स्कोर जो आपका है कि 30 में से कितना आप स्कोर आज कर पाए वो भी कमेंट करें साथियों, ठीक है। अगला और अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी के लिए रेगुलरिटी मिलेगी, बिल्कुल रेगुलरिटी मिलेगी एग्जाम तक। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्न में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता और युक्तिकरण। तो भाई समायोजन के प्रत्यक्ष तरीकों को देखें तो दमन अप्रत्यक्ष है, प्रतिगमन अप्रत्यक्ष है, युक्तिकरण अप्रत्यक्ष है, प्रत्याहार और आज्ञाकारिता प्रत्यक्ष तरीकों में आ जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का सेकंड टेस्ट पूरा हुआ। बिल्कुल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एमपी टेट, यूपी टेट और रीट नई शिक्षक भर्ती 2022 सभी के लिए बेहतरीन है ये टेस्ट सीरीज। जरूर लगातार इसको ज्वाइन करके रखे। वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ साथियों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।